मेरी माँ को कबाड़ से चीजें उठाने का बहुत शौक था। जब मैं 5 साल का था तब उन्हें एक जेड का ब्रेसलेट मिला था। गलती से मेरा हाथ कट गया और उसका खून लगते ही वो मेरा अपना एक जादुई स्पेस बन गया। फिर क्या था, जब भी मैं खाली होता तो अपने पापा के पैसे चुराकर उसी में छिपा देता। 10 साल का होने से पहले ही मेरे पास पूरे 3 लाख की सेविंग्स हो चुकी थी। 11 साल की उम्र में मेरी माँ को कबाज में एक चश्मा मिल गया। उसे पहनते ही मुझे किसी भी चीज की असली कीमत दिखने लगती थी। बस फिर मैंने अपने उन 3 लाख रुपयों से सस्ते में एंटीक चीजें खरीदना शुरू कर दिया और एक दिन की मेरी सबसे ज्यादा कमाई थी, पूरे 80 लाख रुपए। 18 साल का होने से पहले ही मैं चुपचाप एक अरबपति बन चुका था। जब मेरे 12वीं के बोर्ड एग्जाम खत्म हुए तो मैंने अपनी सच्चाई सबको बताने का फैसला किया। मैंने सोच लिया था अब और कोई नाटक नहीं। लेकिन किसे पता था कि घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैं देखूंगा कि मेरे पापा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी माँ को बिना एक पैसा दिए घर से निकाल रहे हैं। वांग शियुयंग, चुपचाप अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ यहाँ से। बेवजह जगह मत घेरो। मेरी माँ गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो मेरे पापा से आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार थी। जैसे ही उन्होंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, मैं भागकर अंदर गया और उनके मुंह पर हाथ रख दिया। माँ, आप पागल हो गई हो क्या? पापा के पास है ही क्या, वही 2 कौड़ी की दौलत। उसके लिए लेना भी बेकार है। यह देखकर कि उनका मुंह मैंने बंद किया है, मेरी माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनकी नजरों में अजीब सी कश्मकश थी, गुस्सा, दुख और सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ जैसे उन्होंने किसी आस्तीन के सांप को पाल लिया हो। अरे यार, ये तो मेरे साथ सरासर नाइंसाफी थी। मैं कोई अपने पापा का साथ नहीं दे रहा था, बल्कि मुझे उनके उन चिल्लर पैसों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोल रखी थी जिसका सालाना प्रॉफिट बमुश्किल 20 लाख रुपए था। इतने कम पैसे जिन कंपनियों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ ना, वहाँ से तो मैं एक दिन में ही इतने पैसे कमा लेता हूँ। उसके साथ बहस में समय बर्बाद करना बिल्कुल बेकार है। मैं बस अपनी माँ से मेरे साथ कमरे में चलने को कहने ही वाला था, ताकि मैं उन्हें अपने कार्ड में पड़े करोड़ों रुपए दिखा सकूं। तभी मेरे पिता अपनी अहमियत जताने के लिए मुझसे पहले ही बोल पड़े, वांग शियुइंग, देख खुद को, कितनी नाकाम औरत है तू। इतनी कम उम्र में भी सजना संवरना नहीं आता तुझे। अपनी उम्र की औरतों से कितनी बुढ़ी लगती है। यहाँ तक कि जिस बेटे को तूने इतने लाड प्यार से पाला, उसे भी जब पता चला कि तेरा तलाक हो रहा है और तू खाली हाथ घर से जा रही है, तो वो भी मेरे पाले में आ गया। सच बता, तेरे जैसी औरत का इस दुनिया में जीने का क्या फायदा? इससे अच्छा तो तू मर ही जा। उसने अपना 10 महीने की गर्भवती औरत जैसा पेट बाहर निकाला। होंठों पर एक घटिया सी मुस्कान थी और आंखों में नफरत। उसकी ये मार खाने वाली शक्ल देखकर मेरा खून खौलने लगा। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी घटिया नजर फिर से मुझ पर पड़ी। सुन बे नालायक, माना कि तूने मेरी तरफ से बोला है, लेकिन मेरे साथ रहने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। और मैं तेरी कॉलेज की फीस का कोई ठेका नहीं लेने वाला। मेरा सारा पैसा अब चियन के पेट में पल रहे मेरे बेटे के लिए है, इसलिए मुझे मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तेरी कोई परवाह नहीं है। उसके इतना कहते ही मुझे उसके सिर के ऊपर एक हरे रंग की चमक दिखाई दी। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले हफ्ते मेरी माँ को एक अजीब सा मसाला मिला था जिसे उन्होंने सूप में डाल दिया था, और वो सूप पीने के बाद मुझे हर इंसान के सिर पर एक रंग दिखाई देने लगा। बैंगनी रंग, मतलब इंसान की किस्मत चमकने वाली है और वो बहुत अमीर होने वाला है। लाल रंग, मतलब उस पर कोई खूनी खतरा मंडरा रहा है और उसकी बहुत बुरी किस्मत शुरू होने वाली है। गुलाबी रंग, मतलब उसे अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है, उसकी जिंदगी में रोमांस आने वाला है। रही बात हरे रंग की, तो इसका मतलब है कि उसकी पीठ पीछे कोई और गुल खिला रहा है। वो सरेआम धोखा खा रहा है। मेरी नजरें वहीं ठहर गईं, जिसे मेरे पापा बड़े चिपचिपे अंदाजा में चियान चियान कहकर उस औरत को बुला रहे थे। भरा हुआ बदन और पतली सी कमर सच में बड़ी खूबसूरत है। लगता है यही वो चुड़ैल है जो मेरे पापा को धोखा दे रही है। फिर मेरी नजर उसके पेट पर गई। ओहो, एकदम गहरा लाल रंग, खून, खराबे का साया। इसका बच्चा तो नहीं बचने वाला। मेरी घूरती हुई नजरों को भांपकर चियान का पूरा बदन कांपने लगा और वो किसी नाजुक कली की तरह नाटक करती हुई मेरे पापा की बाहों में जा गिरी। जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपका बेटा मुझे कब से ऐसे घूरे जा रहा है। मेरा तो दिल घबरा रहा है जी। मुझे कुछ नहीं पता। आपने वादा किया था ना कि आप मेरे हीरो बनेंगे। आपको मेरी हिफाजत करनी ही होगी।
उस औरत का ऐसा भरोसा देखकर मेरे पापा चौड़े हो गए। उन्होंने झट से अपना सीना तान लिया और किसी महान शूरवीर की तरह उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। फिर मुड़कर मेरी तरफ और भी ज्यादा गुस्से से घूरते हुए बोले, वांग झी आंग, अपनी ये नजरें नीचे रख। अगर मुझे भनक भी लगी कि तूने मेरी चियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो मुझे दोष मत देना। मैं ये बाप बेटे का रिश्ता भूल जाऊंगा। मेरे पापा को मुझे इस तरह धमकी देते सुन मेरी माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तमतमाते हुए किचन में घुसी और वहाँ से बेलन उठा लाई। ये देखते ही मेरे पापा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उनका ये हीरो बनने का खोखला नाटक देखकर मुझे अंदर तक घिन आ गई। एक वो वक्त था जब इनके कर्जदार पैसे मांगने घर आते थे, तब मेरे यही पापा किसी डरपोक चूहे की तरह दुबककर पलंग के नीचे छिप जाया करते थे। हर बार मेरी माँ ही अपनी जान पर खेलकर उन गुंडों से भिड़ जाती थी। सिर्फ उनके खौफ से वो लोग घर के अंदर कदम नहीं रख पाते थे। और एक बार की बात है, एक कर्जदार की नीयत मेरी माँ पर डोल गई थी और उसने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मेरे पापा ने कान बंद कर लिए और अनसुना करने का नाटक करने लगे। मैंने जोर देकर कहा कि वो बाहर जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ही नफरत भरी नजरों से घूरा। अबे ओए नालायक, बकवास बंद कर अपनी। अगर तेरी वजह से वो लोग यहाँ आ गए ना, तो अंजाम जानता है तू इसका। बाद में शुक्र है कि जिन बॉडीगार्ड्स को मैंने पैसे देकर बुलाया था वो सही वक्त पर आ गए, वरना तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। उस दिन के बाद से मुझे अपने पापा से सख्त नफरत हो गई। मैं हमेशा अपनी माँ को उनसे तलाक लेने के लिए समझाता रहता, लेकिन मेरी माँ तो जैसे अपनी ही जिद पर अड़ी रहती थी। उन्हें हमेशा यही लगता था कि मुझे एक पूरा और खुशहाल परिवार मिलना चाहिए, या यूं कह लीजिए उन्हें हमेशा ये उम्मीद थी कि पापा के अच्छे दिन वापस लौट आएंगे। और सच बताऊं तो वो बिल्कुल सही थी। कुछ सालों बाद पापा ने सही मौके का फायदा उठा लिया। उनका बिजनेस फिर से चमक उठा, सारा का सारा कर्ज भी चुकता हो गया। ये लो तुम्हारे लिए सोने के गहने जो मैं पहले नहीं दे पाया था, और साथ में ये 20 लाख रुपए भी। हमारी जिंदगी वापस पटरी पर आ गई थी, लेकिन मेरी माँ ने कबाड़ बीने की अपनी वो पुरानी आदत नहीं छोड़ी। बस उन्हें डर था कि कहीं पापा को शर्मिंदगी ना महसूस हो, इसलिए वो अक्सर रात के अंधेरे में मास्क पहनकर छुपते छुपाते ये सब करती थी। एक बार रात को मुझे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था, तो मैंने देखा कि वो दबे पांव छुपकर घर से बाहर जा रही हैं। आधे घंटे बाद वो ढेर सारे थैले और बोरियां लिए वापस लौटी। अगली सुबह मेरी पढ़ाई वाली टेबल पर एक नया चश्मा रखा हुआ था। मुझे लगा कि वो कोई मामूली सा चश्मा होगा, पर किसे पता था कि उसे पहनते ही मुझे हर चीज की असली कीमत दिखाई देने लगेगी। 1 महीने बाद पापा ने बिजनेस में नुकसान होने का बहाना बनाकर माँ को घर खर्च के लिए पैसे देना कम कर दिया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं फिर से हमारे वो बुरे दिन ना लौट आए, इसलिए मैंने वो चश्मा उठाया और पुरानी चीजों के बाजार में किस्मत आजमाने निकल पड़ा। पहली बार में मैंने 5,000 रुपए देकर एक धूल भरा पुराना ब्रेसलेट खरीदा और उसे पूरे 30 लाख रुपए में बेच दिया। उस दिन के बाद से मैं अक्सर स्कूल से बंक मारकर एंटीक चीजों की तलाश में भटकने लगा, और महज 1 महीने के अंदर मैंने 2 करोड़ रुपए कमाए हैं और एंटीक चीजों की दुनिया के बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बना ली। क्या बात है बेटे, तुम मेरे पोते बन जाओ। ये ऐसा बोलने वाला 18वां बंदा था। जो मेरा बाप बनना चाहते हैं उनकी तो अभी लंबी लाइन लगी है। मैंने अपनी माँ को भी बातों में कुछ लोगों से मिलवाने की कोशिश की थी। मैं कुछ बहुत ही अच्छे और भरोसेमंद अंकल लोगों को जानता हूँ, बहुत ही नेक दिल हैं और पैसे वाले भी खूब हैं। अगर आप कहें तो मैं चुपके से आपकी उनसे मुलाकात करवा दूं। मैंने इस जन्म में सिर्फ तुम्हारे पापा को ही अपना माना है। तू ये फालतू की चिंता करना छोड़ दे। माँ, मैं सच में बहुत पैसे कमा सकता हूँ, बहुत सारे पैसे। मुझे लगता है तूने अमीरों वाली कहानियाँ कुछ ज्यादा ही पढ़ ली हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है, दिन भर बस उटपटांग बातें सोचता रहता है। मैं चाहता था कि उन्हें अपनी सीक्रेट जगह पर रखे हुए पैसे दिखाऊं, लेकिन मेरी माँ तो कबाड़ इकट्ठा करने में ही मगन रहती थी। मेरे लिए तो उनके पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं था, और वैसे भी हमारे घर में पैसों की कोई तंगी नहीं थी। इसलिए मैं बस कभी कभी कुछ पैसे या महंगी चीजें उस कूड़ेदान के पास रख देता था जहाँ से मेरी माँ रोज गुजरती थी, और बात वही खत्म हो जाती थी। ये राज्य ऐसे ही छुपते छुपाते मेरे 12वीं के बोर्ड एग्जाम खत्म होने तक बना रहा। फिर मैंने सोचा कि अब सब सच बता ही दूं, लेकिन तभी पता चला कि मेरे पापा का बाहर चक्कर चल रहा है। उस आदमी की किस्मत में ही दौलत नहीं लिखी थी, पूरी जिंदगी कंगाल ही मरेगा वो।
दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हुआ और मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने तुरंत अपना बैंक अकाउंट खोला और बैलेंस छिपाने वाला बटन बंद कर दिया। मैं उन्हें अपनी 10 अंकों वाली वो कमाई दिखाने के लिए तैयार था जिसे देखकर कोई भी जल जाए। मैं तो बस एक हाउसवाइफ हूँ। मैं कैसे लड़ पाऊंगी ये लड़ाई? अगर उसने मुझे बिना एक पैसे के घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? मैंने अपनी माँ के उन मजबूत बाइसेप्स पर उंगली चुभाई जो कबाड़ उठाते उठाते बन गए थे, ताकि उनका ध्यान अपने बैंक बैलेंस की तरफ खींच सकूं। किसे पता था कि इसके ठीक बाद मुझे उनकी ये बात सुनने को मिलेगी। अगर मैंने ये जगह छोड़ दी तो मैं फिर कभी कचरा नहीं बीन पाऊंगी। भला और कहाँ के कूड़ेदान में इतनी बार पैसे पड़े मिलते हैं, वो भी गड्डियों की गड्डियाँ। और ऐसा कौन सा कूड़ेदान है जहाँ LV के बैग, वैलेंटिनो के जूते और एप्पल 17 प्रो मैक्स 1 टेराबाइट तक मिल जाए? ऐसा कौन सा कूड़ेदान है जहां सारा सामान एकदम नया और बिना इस्तेमाल किया हुआ मिलता हो? माँ, अब ये मत कहना कि इतने सालों तक आपने पापा से तलाक इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप यहाँ के कूड़ेदान छोड़ना नहीं चाहती थीं। तू मुझे इस तरह घटिया नजरों से क्यों देख रहा है? तुझे पता भी है कि तेरी माँ ने इसी कचरे को बीन कर तेरे नाम पर दो विला खरीद लिए हैं। ये सब आगे चलकर तेरा ही तो होने वाला है। उन्होंने अपनी पैंट की अंदरूनी जेब से एक चमचमाता हुआ हर्मीस ऑरेंज कलर का एप्पल 17 प्रो मैक्स निकाला, उसे फटाफट अनलॉक किया और अपना बैंक अकाउंट खोल कर दिखाया। ओए नालायक, ये देख, इतने सालों तक कचरा बीनकर मैंने 2 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं, तेरे पापा की कंपनी के मुनाफे से भी कहीं ज्यादा। क्या ये जगह किसी खराने से कम है? क्या तेरी माँ इसे इतनी आसानी से दूसरों के हाथ लगने देगी? तलाक के बाद भी ये घर तो मैं ही लूंगी। इन कूड़ेदानों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हाँ है। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि माँ पापा को छोड़े नहीं पा रही हैं। ये नहीं पता था कि वो यहाँ के कूड़ेदानों को नहीं छोड़ पा रही थी। जब आपके पास इतना पैसा है तो आप रोन ऐसे फटेहाल क्यों घूमती हैं? और आपके चेहरे पर ये झुर्रियां, ये एक ही दिन में कैसे? मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि माँ 100 मीटर की फर्राटा दौड़ लगाकर बाथरूम में घुस गईं। पानी छलकने की आवाज के तुरंत बाद वो वापस भागते हुए मेरे सामने आ खड़ी हुई। हे भगवान, छिले हुए अंडे जैसी ये बेदाग त्वचा, यह खूबसूरत सा चेहरा, ये प्यारे नैन, नक्श 5 से भी ज्यादा हसीन है। मेरे पापा ने भी ना कंकड़ उठाने के चक्कर में हीरा गंवा दिया। तेरी माँ हफ्ते में 3 बार VIP ब्यूटी पार्लर जाती है तो मेरी स्किन खराब कैसे हो सकती है? पर मुझे डर था कि तेरे पापा को पता न चल जाए, इसलिए मुझे गरीब होने का नाटक करना पड़ा। फिर मम्मी ने मेरा कॉलर पकड़ा और घसीटते हुए उस टूटे फूटे कबाब खाने में ले गईं। फिर मेरे ही सामने एक छुपे हुए स्विच को दबाया। उसके बाद फटे पुराने कपड़ों वाली उस अलमारी से एक जोरदार आवाज आई। अलमारी का अंदरूनी दरवाजा खुला और वहाँ एक लिफ्ट दिखाई दी। मम्मी मुझे खींचकर लिफ्ट के अंदर ले गईं और बेसमेंट फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाजा खुला और चमचमाती हुई तेज रोशनी से मेरी तो आंखें ही चुंधिया गईं। मैंने काफी देर तक हाथों से अपनी आंखें ढके रखी, तब जाकर मुझे कुछ होश आया। मेरे सामने जो था उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। एक बहुत बड़ा वार्डरोब रूम मेरे सामने था। ज्वेलरी का सेक्शन, हार्मीज बैग्स का सेक्शन और ब्रांडेड घड़ियों का सेक्शन। बाप रे बाप, मेरी माँ तो अरबपति निकली। इतने सालों से मेरे पापा ही सबसे बड़े बेवकूफ हैं और सबसे बड़े कंगाल। जियांग बेटा, माँ ने यह स्टोर रूम बहुत सारा पैसा खर्च करके बनवाया है। आगे चलकर यह सब कुछ तेरा ही तो है। मैंने हल्का सा खांसा, अपने कपड़े ठीक किए और अपनी असली पहचान बताने ही वाला था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि माँ ने मेरे दोनों होंठ पकड़कर दबा दिए। सियांग बेटा, अब देख ली ना अपनी माँ की हैसियत। ये सब कबाड़ बीनकर इकट्ठा किया है। मैं इन्हें ऐसे ही किसी को नहीं सौंपने वाली। तू मुझे ये सब छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश भी मत करना। मैं अभी जाकर वकील से बात करती हूँ, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लग जाए। हमें रहना तो यही है। मैंने ऊँ करके उन्हें मुझे छोड़ने का इशारा किया ताकि मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन माँ ने तो तब तक फोन उठा लिया था
और पलटकर वकील से बात करने चली गई, अपने हैंड के लिए लड़ती हुई माँ की पीठ को देखकर। मेरे मन में और भी अजीब सी उलझन होने लगी। अब मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उस डस्टबिन का सच बताऊं या नहीं। अगर मैंने सच उगल दिया तो तलाक के बाद माँ की ये इकलौती खुशी भी छिन जाएगी, और अगर नहीं बताया तो मेरे अमीर होने का ये राह न जाने और कितने दिनों तक पेट में ही दबा रहेगा। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने अपनी माँ की उस इकलौती खुशी पर पानी फेरने का ही फैसला किया, ताकि वो आगे चलकर मेरी ही कंपनी में काम कर सके। 50 साल की उम्र, यही तो कुछ कर दिखाने की असली उम्र होती है। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया, वहाँ तो उनका नामो निशान तक नहीं था। तभी फोन पर एक नया मैसेज पॉप अप हुआ। माँ तो पहले ही वकीलों के ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। थियांग, बेटा, तेरे उस धोखेबाज बाप के खिलाफ मेरे पास पक्के सबूत हैं। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अमीर बनने का ये खजाना तो तेरी माँ हर हाल में बचा कर रहेगी। मैंने सब अच्छी से सोच लिया है। तू तो पैदाइशी बुद्धू है। एंट्रेंस एग्जाम में भी तू मुश्किल से किसी छोटे मोटे कॉलेज में ही जा पाएगा। जिंदगी में कोई बड़ा तीर तो तू मार नहीं पाएगा। इसलिए एक बार माँ के हाथ में ये घर आ जाए, फिर तू हर रात मेरे साथ कबाब बीनने चलना। आगे चलकर तू इसी कबाब के सहारे पैसे जोना और फिर जिंदगी भर आराम से पड़े रहना। कबाब बीनने के लिए जो भी और चाहिए। माँ अभी वकील से बात करने में बहुत बिली है, तो वो सब तू ही खरीद लेना। पैसे खर्च करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। ये सारे पैसे भी तो हमने कबाब से ही कमाए हैं। मुफ्त का माल है, खर्च नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वाह भाई वाह, कबाब से कमाए हैं। इतने सालों से मैंने कितनी मेहनत से अपने पापा के पर्स से पैसे चुराए, क्लासेस बंक करके जुगाड़ बिठाया, लोगों से जान पहचान बढ़ाई, दिन रात एक करके पैसे कमाए, और फिर बड़ी मुश्किल से उन पैसों को और उन महंगे सामानों को कूड़ेदान में डाला। मुझे डर था कि कहीं कोई और न उठा ले, इसलिए मैं रोज रात को छुपकर देखता था कि माँ ने उसे उठाया या नहीं, तब जाकर चैन की सांस लेता था। और नतीजा क्या निकला, मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं गुस्से से दांत पीस रहा था, फिर भी मुझे चुपचाप अपनी ही चीजें वापस लेनी पड़ी। उधर मेरी माँ को बड़ा सुकून मिल रहा था और उन्होंने मुझे कचरा बीनने की एक और गाइड भेज दी, जैसे कि कौन से कूड़ेदान में कीमती चीजें मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, कहाँ से महंगे गैजेट्स मिलते हैं और किस कूड़ेदान में हर्मीज का बैग मिल सकता है। मैंने फिर से खून का घूंट पीकर वो फाइल रिसीव कर ली। फिर मैंने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया और पापा की कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट को फोन मिलाया। सच कहूँ तो ये सारा का सारा रायता उसी का फैलाया हुआ है और अब उसे इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। मिस्टर चेन, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं तो पेनल्टी की सारी रकम मैं भरूंगा, साथ ही मैं आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगा। हाँ 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 मिस्टर वांग, आप बेफिक्र रहें, जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। अब जाकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। अगले दिन मैं जानबूझकर पापा के ऑफिस गया ताकि वहाँ का तमाशा देख सकूं। मिस्टर चेन, आप मजाक कर रहे हैं क्या? माल की डिलीवरी बस होने ही वाली है और एन मौके पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर आप जानते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। और क्या, अगर आप ऐसे पीछे हटेंगे तो आपको 20 लाख का हर्जाना देना पड़ेगा और उसके ऊपर से। बस बहुत हुआ, पैसों की ही तो बात है ना, मैं दे दूंगा। उसने पैसे दिए और बड़े ही शान से वहाँ से चला गया। मेरे पापा ऑफिस में पागलों की तरह चीजें पटक रहे थे। पता लगाओ, जाओ जाकर पता लगाओ कि पीछे से किसने हमारे हाथ से बासी मारी है। उन्हें उनके कर्मों की सजा भुगतते देख मैं सुकून से वहाँ से निकलने ही वाला था। जाकर अपनी माँ से कह दे कि वो उस घर को हथियाने का सपना देखना छोड़ दे। मैं उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ये बात तो मैं उन तक बिल्कुल नहीं पहुंचाने वाला, और मैं तो यही सलाह दूंगा कि चुपचाप वो घर मेरी माँ के नाम कर दीजिए, वरना क्या कर लेगा तू? मैं तेरा बाप हूँ, क्या तू अपने ही बाप की बेइज्जती करेगा? हाँ बिल्कुल। आंग, भले ही उनका तुम्हारी माँ से तलाक हो रहा है, लेकिन वो अब भी तुम्हारे पापा हैं। तुम एक नालायक बेटा तो नहीं बन सकते ना। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें सही और गलत की समझ होनी चाहिए। नहीं, 3 दिन के अंदर अगर आपने तलाक के कागजात पर दस्तखत नहीं किए और वो घर मेरी माँ को नहीं दिया, तो मैं कसम खाता हूँ आपकी इस घटिया सी कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। पागल हो गया है क्या तू? मैंने उनसे बहस करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं किया।
ये सच है या नहीं ये उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। और हुआ भी यही। उस दिन मेरी माँ मुझे कबाब बीनने की तरकीबें समझा रही थी। तभी मेरे पापा गुस्से में दरवाजा पीटने लगे, जिसका पासवर्ड हम बदल चुके थे। मैंने बटन दबाकर इलेक्ट्रॉनिक ताला खोल दिया। ये फालतू की बकवास रहने दीजिए। मेरे पास आपकी ये बातें सुनने का फालतू वक्त नहीं है। आप बस इतना बताइए, मैंने जो शर्तें रखी थी वो आपको मंजूर है या नहीं? गुस्से और बेबसी से मेरे पापा का चेहरा एकदम तमतमा गया था। एक पल के लिए वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि अब बात बिगड़ चुकी है। और जैसे ही मैंने आग में घी डालने का फैसला किया, तभी मेरे पापा ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, ये घर मैं तुम दोनों के लिए छोड़ रहा हूँ। हम अभी इसी वक्त तलाक के कागजात पर दस्तखत करेंगे। मैंने माँ से कहकर तलाक के कागजात तैयार करवा लिए हैं। मैं दरवाजा खोलने गया। किसे पता था कि दरवाजा जरा सा खुलते ही मेरे पापा ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और उनका थप्पड़ सीधा मेरे चेहरे पर पड़ने ही वाला था। मुझे आसानी से बचते हुए देखकर वो आग बबूला हो गए और दरवाजे के पास रखा बेसबॉल बैट उठाकर मुझे दोबारा पीटने के लिए आगे बढ़े। पापा, सिर्फ हमारे खून के रिश्ते की वजह से मैंने अब तक आपकी कंपनी को बर्बाद नहीं किया है, लेकिन अगर आपने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत भी की तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनके हाथ में पका वो बैट गुस्से और डर के मारे कई बार उठा और गिरा और आखिरकार उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया। वांग जियांग, आखिर तुम हो कौन? वो सब तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? जाहिर है मैं अभी उसे कुछ नहीं बता सकता था। अगर उसे पता चल गया कि मेरे पास इतना पैसा है तो कहीं वो तलाक लेने से मुकर गया तो 1 महीने बाद आपको सब समझ आ जाएगा। उस वक्त ऑक्शन हाउस में एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है। शहर के सभी नामी गिरामी लोग उसमें आएंगे। ये एकदम सही मौका होगा। मैं अपनी माँ को साथ ले जाकर सबका घमंड चूर चूर कर दूंगा और लगे हाथ अपने लिए एक अच्छा पिता भी ढूंढ लूंगा। तो ये बात है वांग शियुइंग, तेरा तो पहले से ही किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा था और अब उस गैर मर्द को मेरे खिलाफ भड़का रही है। खैर, मैं इन सब छोटी बातों के लिए तुझसे नहीं उलझूंगा। एक घर ही तो है ना, वो मैं तुझे दे देता हूँ। उसने बिना एक पल गंवाए तेजी से कागजात पर दस्तखत किए और गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से निकल गया। वैसे भी मेरा उसे मौत के घाट उतारने का कोई इरादा नहीं था। आखिर मेरी कमाई का पहला बड़ा हिस्सा उसी की बदौलत तो मिला था। इसे आप कर्मों का फल कह सकते हैं। पुरानी बातों को अब यहीं छोड़ते हैं। मेरे लिए 1 महीने की ग्रेजुएशन ट्रिप का इंतजाम करो। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरी माँ अचानक कमरे में घुस आई। चलो यहाँ से, चल माँ के साथ कचरा बीनने चल। आज माँ तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएगी। सबसे बढ़िया और महंगा कचरा मैं तेरे लिए ही छोड़ दूंगी। माँ, क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगी? मेरी शर्त है कि आज रात हमें कोई भी अच्छा कचरा नहीं मिलेगा। अगर मैं शर्त जीत गया तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, और अगर तू शर्त हार गया तो फिर मैं गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जाऊंगा और आपके साथ रहकर कचरा बीनना सीखूंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो, अपनी माँ के इस महान काम को आगे बढ़ाने वाला कोई तो मिल गया। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी निकलते हैं। वो पूरे जोश के साथ मेरे आगे आगे चलने लगी। आज रात मैंने जानबूझकर किसी को भी कचरे के डिब्बे में कीमती चीजें और पैसे डालने से मना कर दिया था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मेरी माँ फुर्ती से पहले कचरे के डिब्बे के पास गई, अपना दाहिना हाथ अंदर डाला और एक चमकता हुआ बेहद कीमती दिखने वाला पन्ने का पेंडेंट निकाल लिया और साथ में एक बेहोश और गड़बड़ की खूबसूरत लेकिन खून से लथपथ एक औरत भी थी। फी आंग, हीरो ने एक हसीन लड़की की जान बचाई। अब तू भी बड़ा हो गया है, तेरी भी प्यार मोहब्बत करने की उम्र हो गई है, तो अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। मुझे सदमे से बाहर आने में काफी वक्त लगा। फिर हार मानकर मैंने अपने असिस्टेंट से एक अच्छे अस्पताल का इंतजाम करने को कहा। हम उस औरत को इमरजेंसी रूम में ले ही गए थे कि तभी मेरे छौन पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। पोर्ट सिटी के सबसे अमीर आदमी की बेटी झो यी का अपहरण। बेटी को ढूंढने वाले को भारी इनाम। मेरी दाहिनी आंख फड़कने लगी। बहुत बढ़िया। मेरी माँ ने कचरे के डिब्बे से जिस औरत को उठाया था ना, वह हूबहू इसी के जैसी दिखती है। मैंने घबराते हुए वो न्यूज तुरंत अपनी माँ को फॉरवर्ड की। अरे माँ,
आप आइंदा से कभी कचरा मत बीनना। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। गांगजेंग से शांगजेंग तक, इतनी दूर से वो यहाँ तक आई कैसे? मेरी माँ कह रही है कि इसे कूड़ेदान से उठाया है। क्या कोई इस पर यकीन करेगा? कोई बात नहीं, ये सब छोटी बातें हैं। चुनौतियों का मतलब ही मौके होता है। तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम नहीं जानते, अच्छी लड़कियां बाजार में यूं ही नहीं मिलती, इसलिए जो पहले हाथ मार ले उसी का फायदा है। माँ को इसके चेहरे से लगता है कि ये बहुत अच्छी लड़की है और यही तुम्हारी असली जीवन साथी है। तुम दोनों अच्छे से साथ रहना। जी आंग बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं घूमने जा रही हूँ। अब इस मामले को तुम खुद ही संभालना, ठीक है? जब मैंने वापस मैसेज भेजा तो पता चला कि मेरी माँ ने मुझे ब्लॉक कर दिया है और भाग गई हैं। सच में क्या सगी माँ है मेरी। जब भी कोई मुसीबत आती है मेरे सिर मर देती है। जब ये होश में आएगी तो मैं इसे कुछ पैसे दूंगा और कहूंगा कि अपने घर चली जाए। मुझे इनके परिवार के झगड़ों में बिना बात के नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब उसे सच में होश आया तो डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। आपका मतलब है कि उसके सिर पर गहरी चोट लगी है और उसकी याददाश्त चली गई है, तो ये कब तक ठीक हो पाएगी? डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा कि उन्हें नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा। मैं धड़ाम से कुर्सी पर गिर पड़ा। अब तो सब खत्म हो गया और बिस्तर पर बैठी ये आफत मेरी तरफ बस आंखें झपका रही थी। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझसे 4 साल बड़ी इस औरत को ऐसे बच्चों की तरह नखरे करते देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, मेरी माँ, ऐसे कूड़े को राह चलते कभी नहीं उठाना चाहिए। अपने असिस्टेंट को खाना लाने के लिए भेजने के बाद मैंने तुरंत न्यूज में दिए गए नंबर पर कॉल किया। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव करने के बाद मैंने जो ये की फोटो खींचकर भेजी और उधर से तुरंत रिप्लाई आ गया। हमारे साहब हेलीकॉप्टर से बस पहुंच ही रहे हैं। मैंने एक तरफ तो गार्ड से कहा कि इस बात को सीक्रेट रखें और जल्दी करें, और दूसरी तरफ बहुत सारे पैसे खर्च करके हाई सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया, चाहे जो हो जाए। मिस्टर जो के यहाँ पहुँचने से पहले जो ई को हर हाल में सुरक्षित और जिंदा रहना होगा। शुक्र है कि जो चोंग जुन के आने तक सब कुछ एकदम ठीक था। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस एहसान के बदले तुम जो चाहो मांग सकते हो। अगर वो मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर पूरा करूँगा। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है, बस इतना ही काफी है। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। भैया, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? क्या अब मैं आपकी सबसे प्यारी नहीं रही? सच बताइए ना। आपने तो कहा था ना कि जिंदगी भर मेरा साथ निभाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग कुछ गलत मत समझिए। इसकी याददाश्त चली गई है और ये बहुत चिपक रही थी, इसलिए इसे शांत करने के लिए मैंने बस यूं ही कह दिया था। प्लीज आप लोग मेरी बातों को सच मत मान लीजिएगा। मैं कसम खाता हूँ, मेरी आपकी बेटी को लेकर कोई गलत नियत नहीं है और किसी अमीर खानदान का दामाद बनने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं है। लेकिन तभी जो ई ने रोते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके वहीं बेहोश हो गई। मरीज अभी बहुत डरी हुई है, उन्हें बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। वो आप पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई हैं और कोई भी बड़ा झटका उनके लिए खतरनाक हो सकता है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी बहन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। मैं बस बोलने ही वाला था कि ये मेरी बहन नहीं है। बेटा, जब तक मेरी बच्ची पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मेरी गुजारिश है कि तुम उसी के साथ रहो। मैंने सोचा इस आदमी के पास तो बेहिसाब दौलत है और ये कम से कम 100 साल तो जिएगा ही। ऐसे रसूखदार इंसान से जान पहचान बढ़ाना मेरे लिए ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, मैं मान गया। बस किसी ने मुझे नहीं बताया था कि याददाश्त जाने के बाद ये जो इतनी चिपकू हो जाएगी। जैसे ही मैं उसकी नजरों से थोड़ा भी दूर होता हूँ ना, वो पागलों की तरह मैसेज करने लगती है। भैया, मैंने 5 संतरे खा लिए हैं, आप अभी तक क्यों नहीं आए? डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पैर अब ठीक हैं। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। भैया, जल्दी आकर मुझे ले जाओ ना। लगता है 1 हफ्ते बाद होने वाली नीलामी में उसे साथ ले जाना ही पड़ेगा। इसके बाद से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। दोपहर को नीलामी के दरवाजे पर हम फिर से टकरा गए, जवान और खूबसूरत जऊ को देखकर और फिर बिना किसी नकाब के अपने असली रूप में मेरी माँ को देखकर
जो पहले से 10 गुना ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थी। अरे कोई है, जल्दी से इन बिन बुलाए फालतू लोगों को बाहर निकाल फेंको। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो फू शेंगलाओ की नीलामी में तमाशा करने की जुर्रत कर रहा है। वही तो, कौन नहीं जानता कि 7 साल पहले से ही फू शेंगलाओ के पीछे किसी रहस्यमयी डॉन का हाथ है। अब मजा आएगा। लगता है कोई यहाँ पंगा लेने आ गया है। मुझसे उनका हमें किसी तमाशे वाले बंदर की तरह घूरना बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने हाथ में पकड़ी ब्लैक कार्ड दिखा दी। उसी पल पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे सिक्योरिटी गार्ड भी अपनी जगह पर ही जम गए। वो सब पहचान गए थे कि ये वी 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 को मिलने वाली खातिरदारी है। ऐसे कार्ड फू शेंगलाओ ने अब तक सिर्फ 10 ही बांटे हैं। जल्दी पता लगाओ, आखिर ये तीनों है कौन? तुम सब बहरे हो गए हो क्या? ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? जल्दी से इन्हें पकड़ते क्यों नहीं? क्या तुम इन गहरे लोगों को हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने दोगे? गमवार कहीं के, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो? फू शेंगलाओ का टॉप लेवल ब्लैक कार्ड। अगर उनके बॉस भी आ जाए ना तो उन्हें भी झुककर स्वागत करना पड़ेगा। तुम इसे पहचानना तो दूर, उल्टे अपनी शामत बुलाते हुए उन्हें यहाँ से भगा रहे हो। तो तुम गमवार नहीं हुए तो और क्या हुए? उसके इतना कहते ही मेरे पापा की हैरान नजरें हम पर टिक गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लैक कार्ड मेरे बेटे के पास है। उसने अभी तो अपना एंट्रेंस एग्जाम खत्म किया है। वो फू शेंगलाओ का वीआईपी मेहमान कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। अरे वांग, पक्का इसे ये कार्ड कहीं गिरा हुआ मिला होगा। जल्दी करो, ये माँ बेटे दोनों चोर हैं। इन्होंने तुम्हारे वीआईपी मेहमान का सामान चुराया है। इन्हें जल्दी से पकड़ो और पुलिस स्टेशन भेज दो। बकवास बंद करो। अगर ये चोर है तो गांगचेंग शहर के सबसे अमीर आदमी ने अपनी बेटी को इनके साथ क्यों भेजा है? इस बात ने उन्हें फिर से सदमे में डाल दिया। उन सब ने एक साथ मेरे बगल में खड़ी जों की तरफ देखा। इसका रुतबा इतना बड़ा है। मिस सो, मेरा बेटा आखिरकार अभी ना समझ है। हो सकता है उसने आपकी ठीक से खातिरदारी न की हो। ऐसा कीमती कार्ड आप उसे संभालने के लिए कैसे दे सकती हैं? लाइए, इसे मैं रख लेता हूँ। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ब्लैक कार्ड छीनने लगा। किसने कहा कि ये ब्लैक कार्ड फो यी का है? मेरे पापा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। इससे पहले कि वो फिर से बथों वाला रौब झाटे, मैंने अपनी माँ और सो यी का हाथ पकड़ा और 1 नंबर वाले वीआईपी केबिन में चला गया। उसने हमारे पीछे अंदर आने की कोशिश की, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। एक्सक्यूज मी सर, 1 नंबर वाला केबिन सिर्फ वीआईपी मेहमानों के लिए है। आपका स्टेटस यहाँ आने लायक नहीं है। कृपया जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश ना करें, वरना हमें आपको फू शेंगलाओ से बाहर निकालना पड़ेगा। डार्लिंग, चलो पहले कहीं बैठ जाते हैं। हम यहाँ आपके बेटे की सलामती के लिए वो जेड का बुद्धा खरीदने आए हैं ना। असल काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। जेड बुद्धा, क्या इत्तेजा है? मुझे भी यही चाहिए। ये चीज तो मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। चैरिटी नीलामी शुरू होती है। हमारी पहली चीज है जेड बुद्धा। क्योंकि इसकी चमक कुछ खास नहीं थी और साइज भी थोड़ा छोटा था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मेरे बाप ने देखा कि बस गिने चुने लोगों ने ही बोली लगाई है और उन सब में सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास था, तो उसे लगा कि बार ही उसी के हाथ में है। क्या कोई और बोली लगाना चाहेगा? 10 लाख पहली बार। पर जैसे ही आखिरी हथौड़ा बजने वाला था, हॉल की बड़ी स्क्रीन अचानक बदल गई और नीलामी करने वाले की आवाज खुशी से गूंज उठी। वीआईपी बॉक्स नंबर 1 से बोली लगी है, पूरे 30 लाख। क्या कोई इससे बड़ी बोली लगाएगा? ये सुनकर मेरे बाप का मुंह ऐसा लटक गया जैसे उसने कोई ससी हुई चीज खा ली हो। डार्लिंग, लग रहा है आपके बेटे ने किसी अमीर औरत को फंसा लिया है। वो तो जानबूझकर मेरे पेट में पल रहे इस मासूम बच्चे से दुश्मनी निकाल रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने सपने में देखा था कि हमारा बेटा यही मांग रहा है। आपको किसी भी कीमत पर यह हासिल करना होगा। अरे शांत हो जाओ, मैं बाद में जाकर उससे मांग लूंगा। आखिर मैं बाप हूँ उसका। उसकी हिम्मत ही नहीं है मुझे मना करने की, और ये बिका। अरे ओ नालायक, तूने एक झटके में 30 लाख उड़ा दिए। तुझे पता है तेरी माँ को इतना पैसा कमाने के लिए कितना कूड़ा बीनना पड़ता। खैर छोड़ो, मेरे आखिरी पैसे भी तो आखिर तेरे ही काम आने हैं। ले, शौक से ओहा। माँ, तुमने अपने बेटे को बहुत कमजोर समझ लिया है। ला गिनकर देखो तो इसमें कितने जीरो हैं। अरे बाप रे,
तेरे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? बैंक लूट लिया क्या? या फिर उस छोटी बच्ची को जो तुमने बचाया था, उसके परिवार वालों ने दिए हैं? जो परिवार ने पैसे देने की पेशकश तो की थी, पर मैंने विनम्रता से मना कर दिया। इतना बड़ा एहसान उसी पैसों से कैसे चुकाया जा सकता है? उसमें तो मेरा ही भारी नुकसान हो जाता ना। आपको क्या लगता है कि आपका बेटा वीआईपी कमरा नंबर 1 में कैसे आ गया? वाह, सच में मेरा ही बेटा है। मुझे तो लगा था कि तू एकदम बुद्धू है, पर तूने तो अपनी माँ को भी चकमा दे दिया। अब तुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तेरी माँ के पास एक जोड़ी झुमकों की कमी है, आज तुझे वो मेरे लिए खरीदने ही पड़ेंगे। मेरी हाँ सुनने के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के 1 करोड़ के पन्ने के झुमके खरीद लिए। जैसे ही 1 करोड़ की बोली लगी, चियान से रहा नहीं गया। वांग दाजुन, तुम पागल हो गए हो क्या? तलाक के वक्त तुमने इस माँ बेटे को आखिर कितने पैसे दिए थे? 1 करोड़ की चीज ऐसे ही खरीद ली। इससे पहले कि मेरे पिता कुछ जवाब दे पाते, मैंने 5 करोड़ और खर्च कर दिए और सफेद जेड ड्रैगन वाला युद्ध काल का एक बेहद प्राचीन आभूषण खरीद लिया। फिर 6 करोड़ में किंग राजवंश का एक बेहद कीमती प्राचीन सिक्का भी खरीद लिया। महज 20 मिनट के अंदर मैंने पूरे 10 करोड़ उड़ा दिए। अब तो सिर्फ मेरे पिता ही हैरान नहीं थे, बाकी लोगों के भी होश उड़ गए। उन सब के लिए इतनी जल्दी 10 करोड़ की नकद रकम निकालना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। फिर वो तो सिर्फ सबसे अमीर आदमी की बेटी थी, जिसके हाथ में अभी तक पूरी सत्ता भी नहीं आई थी। तो फिर हो न हो ये पैसे किसी और के ही थे। हे भगवान, सेंट एंड ग्रुप का असली मालिक अब वांग जी आंग बन गया है क्या? उसके पास जियान शिपिंग के भी 40% शेयर हैं। जल्दी से वो बयान देखो। इतने सारे नामी गिरामी और बुजुर्ग लोगों ने भी इसका लोहा मान लिया है। हे भगवान, इसने तो अभी 12वीं के पेपर दिए हैं। ये लड़का इतना कमाल का कैसे हो सकता है? काश ये मेरा बेटा होता। उन लोगों की जलती भुनती नजरों को महसूस करके मेरे पापा के चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ से 5 करोड़ की लॉटरी छूट गई हो। वो बस पछता रहे थे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने पहले उन्हें जो धमकियां दी थी वो इसलिए थी क्योंकि मेरी अपनी पहुंच बहुत ऊपर तक है, ना कि इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने किसी और आदमी का सहारा ले लिया था। नीलामी खत्म होने तक वो किसी तरह रुके रहे और फिर हाँ साबित ही थे कि दरवाजे मेरे वीआईपी रूम के दरवाजे पर भागे आए, मुझसे अपनी जान पहचान जताने के लिए। लेकिन बाकी लोग उनसे भी ज्यादा तेज निकले। वो सब लाइन लगाकर मुझे अपना बिजनेस कार्ड देने लगे और मेरे पापा उस बीच में घुस ही नहीं पाए। जैसे ही मैं बाहर निकला, उन्होंने मेरे पास आने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें धक्का देकर किनारे कर दिया। वो अचानक से जमीन पर गिर पड़े और सीधे मेरे पैरों के पास आकर गिरे। मैंने उन्हें उठाया और कहा, वांग दाजुन, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सान लग रहा है कि तुम बहुत जल्द अपनों से ही धोखा खाने वाले हो। मेरी मानो तो अच्छे से जांच करवा लो कि तुम्हारी नई आशिक के पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा ही है या नहीं। आदत से मजबूर वो पहले की तरह मुझे गाली देने ही वाले थे। तभी उनकी नजर चियन की डरी हुई आंखों पर पड़ गई और उनका मुंह बंद का बंद रह गया। उन्होंने सोचा अगर मेरी बात सच हुई तो वो किसी गैर मर्द का बच्चा पाल रहे होंगे। जांच करवाने में आखिर क्या बुराई है। वो चियन को पकड़कर हर बी में डीएनए टेस्ट करवाने के लिए भाग खड़े हुए। पता नहीं जब वो उस टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे तो उनके चेहरे का रंग कैसा होगा। जी आंग, तुम अपना काम निपटाओ, मैं जरा उनके पीछे जाकर ये तमाशा देखती हूँ। वहाँ से वीडियो बनाकर तुम्हें भी भेजूंगी ताकि तुम भी मजे ले सको। मैं बस उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी अब तक चुप बैठी जोई ये अचानक बोल पड़ी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी जाकर देखूं? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? हाँ, इन दिनों तुमने बहुत मेहनत की है। रात को साथ में खाना खाते हैं, मेरी तरफ से एक धन्यवाद समझ लो, ठीक है? क्या तुम्हारी कंपनी आजकल पोर्ट सिटी के मार्केट में उतरने की नहीं सोच रही है? इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम खाते इस पर बात करेंगे, सही रहेगा ना? ठीक है, मैं एकदम सही समय पर पहुँच जाऊंगा। इंसान भी ना किसी भी चीज को ठुकरा सकता है, लेकिन पैसों को कभी नहीं। ये खुशी मेरी माँ के पास चला गया और मैं उन बड़े लोगों से जान पहचान बनाने के लिए वहीं रुक गया। आज जो मैंने सबके सामने दिखावा करके 10 करोड़ रुपए उड़ाए हैं ना, वो बस इन बिजनेस वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए था ताकि आगे चलकर मेरी एक दमदार एंट्री हो सके। और सच कहूँ तो इसके नतीजे से मैं बहुत खुश हूँ।
कुछ डील्स पक्की करते करते रात हो चुकी थी। मैंने जल्दी से एक कैब बुक की और रेस्टोरेंट की तरफ निकल पा। रास्ते में कैब के अंदर मुझे मेरी माँ का भेजा हुआ एक वीडियो मिला। तुम्हारे लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे तक को छोड़ दिया, और तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ऊपर से चाहती हो कि मैं इस पराये बच्चे को पालूं? अबे ओ बुढ़े, एक तो तू बूढ़ा है, ऊपर से सचियल। अगर मुझे तेरे पैसों का लालच न होता ना, तो तुझे क्या लगता है मैं तेरे साथ रहती? हेलो ये आंग बेटा, तेरी माँ तो खुशी के मारे पागल हो रही है। तेरे बाप का तो गजब कट गया है। तू ही बता, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है जो मुझे तेरे जैसा हीरा बेटा मिला, और मैंने अपनी मेहनत से इतना सारा पैसा भी तो बटोर लिया है। खैर, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे कबाब बीनने के लिए भी निकलना है। मैं उसे सच बताने ही वाला था, तभी कार रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आकर रुक गई। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी माँ को कबाब बीनने में ही मजा आता है तो बीनने दो। वैसे भी मैं हूँ ना सब संभालने के लिए। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर मेरे बैठने के बाद जो ये बिना कुछ बोले बस मुस्कुराते हुए मुझे देखती रही। वो इतनी देर तक घूरती रही कि मुझे घबराहट होने लगी। मुझे तो लगा था कि वो मुझ जैसे जवान लड़के पर डोरे डालने वाली है। जदियांग, मैं हमेशा से एक छोटा भाई चाहती थी। क्या तुम मुझे अपनी बठी बहन मानोगे? हाँ बिल्कुल, पुराने खूस्टों में वो बात कहाँ जो हम जैसे स्मार्ट लड़कों में है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो मैं किसी एक औरत के चक्कर में फंसकर नहीं रह सकता। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो मुझे एक और तगड़ा सपोर्ट मिल गया। तभी मेरी माँ का फोन आ गया। जी आंग बेटा, लो हो गई गम्बद। तेरी माँ के हाथ इस बार एक बहुत ही हैंडसम और मैच्योर आदमी लगा है। लग रहा है तेरी माँ की लव लाइफ अब शुरू होने वाली है।